हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जिसमें हम यूएस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म तक के टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो सिक्योरिटी की एक स्पेसिफाइड डेफिनेशन होती है, या जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है कि एक कोई कंट्री है, उसने अपने सारे बॉर्डर्स को सिक्योर करके रखा हुआ है, पीस डील्स या सिक्योरिटी डील्स दूसरे देशों के साथ उसने साइन करके रखी हुई है। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी यहाँ पर बनी रहती है। पर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ने जो सिक्योरिटी की डेफिनेशन है उसको और ब्रॉड बना दिया गया है, क्योंकि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम क्या करते हैं कि सिर्फ स्टेट की सिक्योरिटी पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ पे रहने वाली कम्युनिटीज़ पर इतना ध्यान नहीं देते। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमें कम्युनिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। आईआर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एनटीएस जो है, उसने अलग अलग तरीके के थ्रेट्स पोज कर दिए हैं बहुत सारे देशों को, चाहे वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड हों, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हों, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ड्रग ट्रैफिकिंग हो। तो ये सब आता है हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। अब हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट और इसका कंटेंट क्या है। तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को समझने से पहले हमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी अगर हम जियो पॉलिटिकल टर्म्स में समझें, तो ये सिर्फ रहती है सॉवरन स्टेट्स के अगल बगल। ठीक है, ये सिर्फ सॉवरन स्टेट्स पे ही ध्यान देती है कि सॉवरेनिटी यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। सारे जो डायरेक्शंस हैं वो खुद लेगा एक स्टेट, वहाँ पे एक स्पेसिफाइड गवर्नमेंट होनी चाहिए, उसकी एक टेरिटरी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड टेरिटरी, जो कि आगे जाकर सिक्योरिटी डील्स करे। ठीक है, जैसे कि डेटरेंस के हिसाब से, बैलेंस ऑफ पावर के लिए, अलायंस के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करके रखने के लिए। तो ये सब हो गया ट्रेडिशनल में, जहाँ पर हम अपनी स्टेट की सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, सिक्योरिटी डील्स करते हैं, डेटरेंस की पॉलिसी को अपनाते हैं। डेटरेंस की पॉलिसी का मतलब है कि हम इतने ताकतवर बन जाएं कि दूसरा देश हम पे हमला करने से पहले दो बार सोचे, कि ऐसा ना हो कि अगर हम इस पे हमला कर रहे हैं तो आगे जाकर यही हम पे भारी ना पड़ जाए। तो ये होता है डेटरेंस, कि दूसरा आपको देख के थोड़ा डरे, थोड़ा सोचने पर उसे मजबूर होना पड़े। तो ये सब होता है अपना ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। पर जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होता है, टेररिस्ट अटैक्स बढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लें 9/11 का जो अटैक होता है अमेरिका के WTO के ट्विन टावर्स पर, उससे होता है क्या कि इस अप्रोच को, यानी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की इस अप्रोच को क्वेश्चन किया जाता है कि क्या सिर्फ टेरिटरी को सिक्योर करने से, सिक्योरिटी डील साइन करने से, या डेटरेंस की पॉलिसी रखने से, क्या इसकी कोई गारंटी है कि हम पर टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता। तो इस बात को यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है, क्योंकि उस समय से पहले जो अमेरिका था, उसे लगता था कि मैं तो बहुत ही दूर हूँ। ठीक है, पाकिस्तान वगैरह से, सऊदी वगैरह से, ईरान वगैरह से मैं तो बहुत दूर हूँ, मुझ पे कौन ही कभी अटैक कर देगा। अटैक करेगा भी क्यों? क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, बहुत सारे देश मेरे साथ मिलकर काम करते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। इतने सब कुछ तामझाम होने के बावजूद वहां पर 9/11 के अटैक्स को अंजाम दिया जाता है। इसी से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है हमारा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ये बेस्ड होता है कुछ 5 एजम्पशंस पर। ठीक है, एजम्पशन जो होते हैं इसके, सबसे पहला जो एजम्पशन होता है वो है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं वो कभी भी वॉर में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो पाकिस्तान क्या करता है कि वहां पर आतंकियों को क्या करता है, वहां पर उनको पनाह देता है ऑपरेशंस करने के लिए। ठीक है, तो ये एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया, जिससे कि इंडिया और पाकिस्तान में डायरेक्ट वॉर भी हो सकती है टेररिज्म को लेकर। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा से ही टेररिस्टों को सपोर्ट करता आया है, तो इससे कभी भी वॉर भी छिड़ सकती है नेशंस के बीच में। और अगर हमें एनटीएस के थ्रेट्स को कॉम्बैट करना है, तो हमें अलग अलग तरीके के कुछ मैकेनिज्म्स को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और हर किसी चीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहिए, भले ही वो स्टेट हो, कम्युनिटी हो, या इंडिविजुअल्स हो। और एनटीएस सिर्फ टेररिज्म, ट्रैफिकिंग इन सभी तक सीमित नहीं रहता। एनटीएस में अलग तरीके के भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पेंडेमिक्स, जो कि ट्रांजिशनल इन नेचर होते हैं, एक दूसरे में वो ट्रांजिट कर सकते हैं, फैल सकते हैं। इसमें हमें नॉन मिलिट्री रिस्पॉन्सेज की भी जरूरत होती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज कोई एक देश अकेला उसको बढ़ावा नहीं दे रहा।
ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एक देश ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, तो इंडिया अकेला क्या सिर्फ़ पूरे दुनिया का एमिशन करता है? सभी लोग मिलकर करते हैं, सभी देश मिलकर करते हैं। तो इसीलिए इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि सारे देश एक साथ मिलकर आएँ, कुछ डिबेट करें, डेलिब्रेशंस लें और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएँ, जिनको इनसे डील कराया जा सके। अब हम देखते हैं कि पोस्ट कोल्ड वॉर में एनटीएस के क्या-क्या थ्रेट्स रहते हैं। तो जब कोल्ड वॉर एंड होता है, तो कोल्ड वॉर रिलेटेड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर चलते ही रहते हैं। इंटर स्टेट मतलब एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता रहता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में ये ऑब्जर्व किया जाता है कि ये पॉलिटिकली पावर को गेन करने के लिए नहीं की जा रही हैं या कोई आइडियोलॉजी को थोपने के लिए। ये करे जा रहे हैं एथनिसिटी के बेस पे। ट्राइबल के बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही अलग-अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि हम कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, तो इस देश में यही लागू रहेगी। कोई कहते हैं कि सोशलिस्ट या अथॉरिटेरियनिज़्म यहाँ पर फॉलो होना चाहिए। तो ये लोग आपस में लड़ते रहते हैं कोल्ड वॉर के पीरियड के बाद भी। सेकेंडली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो देश के अंदर ही अंदर हो रहे होते हैं, ठीक है? एथनिसिटी के बिहाफ़ पे कि एक एथनिक ग्रुप जो है, वो अपना डोमिनेंस बनाने के लिए दूसरे जो एथनिक ग्रुप है, उस पर अपना डोमिनेशन करता रहता है, उससे लड़ता रहता है कि ताकि वो डोमिनेट कर सके। और इसमें देखा जाता है कि 1990s तक जब भी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसमें ह्यूमन कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा मरते हैं। 90% जो लोग मरते हैं, वो अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस होते हैं, मतलब जनरल लोग होते हैं, आम लोग। जिसमें से भी सबसे ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं। 500 मिलियन से ज़्यादा का यहाँ पर वेपन्स का यूज़ किया जाता है। डायस्पोरास जो होते हैं अलग-अलग देशों में, वो यहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। वो इनको फंडिंग देने लगते हैं, आर्म्स सप्लाई करने लगते हैं और इंटरनेशनल लेवल्स पर इनकी एडवोकेसी करने लगते हैं। डायस्पोरास कॉन्फ्लिक्ट्स में भी इंक्लूड रहते हैं। कोई डायस्पोरा क्या कहता है कि हमें सॉवरेन गवर्नमेंट चाहिए, कोई कहता है कि हमें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चाहिए। तो अपने-अपने तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पर बना के रखते हैं। थर्डली इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, उसके पास अलग-अलग तरीके के चैलेंजेस आने लगते हैं, ठीक है? उसके बाद कोल्ड वॉर का एंड आते-आते 2 तरीके के या कुछ नए तरीके के स्टेट्स निकल के आते हैं, नए तरीके के देश निकल कर आते हैं, जिनको हम रोग स्टेट्स या फेल्ड स्टेट्स कहते हैं। फेल्ड स्टेट्स का मतलब ये होता है कि वहाँ कोई भी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, उनके पास उनका अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, अपने फैसले वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है? फेल्ड हो चुका है, लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, ठीक है? पॉलिटिकल पावर को गेन करने के लिए हमेशा किसी न किसी तरीके का कोई असैसिनेशन कर दिया जाता है लीडर्स का। तो ये सब रोग स्टेट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और इन सभी स्टेट्स में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि 1990s में जो भी रोग स्टेट्स या फिर फेल्ड स्टेट्स होती हैं, वहाँ पर एथनिक क्लींजिंग। अब एथनिक क्लींजिंग का मतलब ये होता है कि लार्ज स्केल की किलिंग की जाती है। बहुत सारे लोगों पर यहाँ पर अत्याचार किया जाता है, उनको मारा जाता है। फर्दर ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो रेफ्यूजीज़ को भी बर्थ देते हैं कि जो रेफ्यूजीज़ हैं, जो इनसे बचना चाहते हैं, किसी दूसरे देश में जाना चाहते हैं, उनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ने लगती है। बोट पीपल इन्हें कहा जाता है। फोर्थली जो कुछ इसके थ्रेट्स होते हैं, वो ग्लोबलाइज़ेशन से भी निकल के आते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक ग्लोबलाइज़ेशन अगर हम देखें, तो ये एक यूनिफ़ॉर्म प्रोसेस नहीं रहा है। इसके हमेशा कुछ पॉज़िटिव्स भी रहे हैं, साथ ही साथ कुछ नेगेटिव्स भी रहे हैं। पॉजिटिव्स की अगर मैं बात करूँ इकोनॉमीज़ का इंटीग्रेशन हुआ है, वर्ल्ड एक-दूसरे के साथ अच्छे से ट्रेड कर पा रहा है। वहीं नेगेटिव्स में क्या हो रहा है कि रिच और पुअर का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। नेचुरल रिसोर्सेज़ का एक्सप्लॉइटेशन होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर, ठीक है? किसी भी तरीके कोई हाइड्रो पावर बनाना चाहता है, उसके बेसिस पर हमें एक्सप्लॉइटेशन करना है। और ये सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो किसी होस्ट कंट्री को बेनिफिट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इंडिया और ब्रिटेन का एग्ज़ाम्पल लें, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स ट्रेड किया करते थे, वो क्या करते थे कि इंडिया के रॉ मटेरियल को ले जाकर मतलब यहाँ पर उन इंडिया के रिसोर्सेज़ का एक्सप्लॉइटेशन करते थे और अपनी डेवलपमेंट करते थे, इंडिया को कुछ भी नहीं देते थे, ठीक है? तो ऐसे बहुत समय से यहाँ पर चलता आ रहा है, जहाँ पर जो एलीट या वेल्दी लोग होते हैं, बस वही फाइनेंशियल इंटरेस्ट को यहाँ पर बना रखते हैं। फिफ्थली अलग-अलग तरीके के थ्रेट्स आने लगते हैं, जो कि सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट को भी यहाँ पर हैम्पर करते हैं।
ऐसे थ्रेट्स जिसमें कि नार्कोटिक्स की ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है। कोई एक देश अगर दूसरे देश में ड्रग्स बेच रहा है और वो ड्रग्स वहाँ की यूथ ले रही है, तो यूथ एक नेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यूथ जो होती है, वो उसके लिए आगे जाकर इकोनॉमिक बेनिफिट भी कर सकती है। उसका डायस्पोरा बना सकती है दूसरे-दूसरे देशों में जाकर। तो ये भी कुछ थ्रेट्स आते हैं कि लोग जो होते हैं वो दूसरे देश से ड्रग्स लेके कहीं और पहुँच जाते हैं, वहाँ की यूथ को वहाँ बर्बाद करने में लग जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, एक देश से बहुत सारा लोन लिया, वहाँ से लोन लेके भाग गए, दूसरे देश में आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं। ये भी एक होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो स्टेट की स्टेबिलिटी है वो भी हैम्पर होती है और सॉवरेनिटी पे भी क्वेश्चन किया जाता है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन तो होती ही है। तो अब बात करते हैं टेररिज्म की। टेररिज्म एज अ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो टेररिज्म एक कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल फिनोमिना रहा है। आज तक टेररिज्म की अलग-अलग डेफिनेशंस बनती रही हैं। कोई भी एग्रीड डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की, कि हाँ, हमने एक स्पेसिफाई कर रखा है, अगर सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं, तो ये टेररिज्म है। आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया है। टेररिज्म्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी प्रैक्टिस करती हैं, भले ही वो राइटिस्ट हों या लेफ्टिस्ट, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए वो किसी न किसी तरीके के हथकंडों का वो इस्तेमाल करती हैं। भले ही वो रिलीजियस ग्रुप्स को अपना टारगेट बनाएं, रेवोल्यूशनरीज को बनाएं, ठीक है। 20th सेंचुरी में जो टर्म है टेररिज्म, वो एक ज़्यादा फोकस्ड मैनर में यूज़ की जाती है। इट इज़ ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब द वायलेंस टारगेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट गवर्नमेंट्स। 20th सेंचुरी में टेररिज्म को ये माना जाता है कि वायलेंस जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट्स को वायलेट करें, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाए, ताकि उनको पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकें और एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ओवरथ्रो किया जा सके। तो जो फर्स्ट कोर एलिमेंट होता है टेररिज्म का, आतंकवाद का, वो होता है कि डर बिठाना लोगों के दिमाग में, जनरल पॉपुलेशन में। ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंग जो टेररिज्म होता है उसमें थ्रेट और वायलेंस का यूज किया जाता है, ताकि लोगों में डर बना रहे, लोग उनके खिलाफ कुछ ना बोलें। कुछ विक्टिम्स बनाए जाते हैं, कुछ लोगों को भी मारा जाता है किसी बड़ी कम्युनिटी के, ताकि जो उसकी आवाज़ है वो वाइड ऑडियंस तक यहाँ पर पहुँच सके, ताकि जो लोग हैं वो डर में रहते रहें। The degree to which it relies, fear distinguished from terrorism from both a conventional war और गुरिल्ला वॉरफेयर। अब इसी डिग्री की वजह से टेररिज्म जो है वो कन्वेंशनल वॉर और गुरिल्ला वॉरफेयर से अलग होता है। कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ज़्यादा आर्म्स पर यानी हथियारों पर जोर दिया जाता है कि कितने हथियार हैं हमारे पास, किन किन हथियारों का यूज़ करके हम विक्ट्री गेन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर के। वहीं जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है, गुरिल्ला वॉरफेयर में अलग अलग तरीके के प्रोपोगंडा का यूज़ किया जाता है मिलिट्री विक्ट्री को एम करने के लिए, ठीक है। इसमें लोगों को बरगलाकर अपनी आर्मी में शामिल किया जाता है, ठीक है। अंदर ही अंदर लड़ाइयाँ मचवा दी जाती हैं स्टेट्स की। तो टेररिज्म इन दोनों से ही अलग है। टेररिज्म में सिस्टमैटिक यूज़ होता है वायलेंस का, ताकि जो फ़ियर है वो हम यहाँ पर जनरेट कर सकें लोगों के बीच में और पॉलिटिकल गोल्स को हम अचीव कर सकें। द सेकंड कोर एलिमेंट ऑफ टेररिज्म इज़ द शॉक वैल्यू ऑफ टेररिस्ट अटैक। सेकंड है कि शॉक वैल्यू मतलब उसका प्रभाव कितना है। टिपिकल टेररिस्ट अटैक्स में अगर हम देखें तो हाईजैकिंग आती है, प्लेन्स की हाईजैकिंग हो गई, बस को हाईजैक कर लिया, हॉस्टेज टेकिंग मतलब लोगों को बंधक बना के रख लिया, ठीक है, उनका अपहरण कर लिया। हाई प्रोफाइल बिल्डिंग्स पर बॉम्बिंग कर देना, जैसे ये में कर्नाटका में अभी कुछ दिन पहले ही एक बॉम्बिंग हुई है रामेश्वरम कैफे में, वो भी एक तरीके का टेररिज्म अटैक हो सकता है। पर्सनैलिटीज पर उनके असैसिनेशन कर देना, सुसाइड बॉम्बिंग करना, जैसे पुलवामा में हुआ था। तो ये सब टिपिकल टेररिस्ट अटैक्स में आते हैं। ये इनके टारगेट्स को केयरफुली चूज किया जाता है, ताकि एक तरीके का सरप्राइज मिले लोगों को और इसकी शॉक वैल्यू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। ये जनरली टारगेट पीपल्स एंड प्लेस विच विल ब्रिंग देम हाई पब्लिसिटी एंड क्रिएट अ डिस्प्रोपोर्शनेट इमेज ऑफ देयर प्रोवेस। अब ऐसा होता है क्या कि वो ना चुनिंदा कुछ प्लेसेस को चुनते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती हो, ज़्यादा लोग आते हों, ताकि उनकी पब्लिसिटी बढ़ सके कि यहाँ हमने एक अटैक किया है, यानी हम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हमसे थोड़ा डर के रहो। उनका सीधा-साधा ये मकसद होता है। थर्ड एलिमेंट अगर हम देखें तो वो है द सेंस ऑफ टेरर दैट दीज़ एक्ट्स
एंजेंडर विल इंक्लूड द पॉपुलेशन टू प्रेशर पॉलिटिकल लीडर्स। अब क्या करते हैं लोग कि पॉपुलेशन को बरगला देंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी तरफ कर लेंगे कि अगर हम हमारी बात नहीं मानोगे हम तुम्हारे इस फैमिली मेंबर को मार देंगे। तो ये सब डरा धमका के जो लोग होते हैं वो इनके साथ चले जाते हैं, और ताकि जो टेररिस्ट हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को प्रेशराइज करके अपने स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड को अचीव कर सकें। फोर्थ कोर एलिमेंट होता है कि विक्टिम्स जो हैं टेररिस्ट वायलेंस के वो इनोसेंट सिविलियंस ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग होते हैं वो आम पॉपुलेशन से में ही मारे जाते हैं। तो इसी तरीके से टेररिज्म यहाँ पर काम करता है। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल टेररिज्म। 20th सेंचुरी में बहुत सारी पॉलिटिकल ऐसी मूवमेंट्स हुई जो कि एक्सट्रीम राइट या एक्सट्रीम लेफ्ट से निकल कर आती हैं, जिनका एम होता है कि पॉलिटिकल एंड्स को हमें एस्टेब्लिश करना है, अचीव करना है थ्रू टेररिज्म। टेररिज्म का अटैक करके अपने पॉलिटिकल विल्स को फुलफिल करने को यहाँ पर इंटरनेशनल टेररिज्म में इंक्लूड किया जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि ऑटोमेटिक वेपन्स, रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोसिव डिवाइस जैसे कि ड्रोन हो गए। एयर ट्रेवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारे टेररिस्ट को दी जाती है ताकि उनकी लिथैलिटी को वो मेंटेन करके रख सकें। मोबिलिटी टू चूज देयर टारगेट्स, अपने टारगेट्स को भी यहाँ पर वो अच्छे से पॉज कर सकते हैं। तो हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल टेररिज्म में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तक जो आतंकवादी हैं वो पुराने जमाने की बंदूकें, पुराने जमाने के टैंक यूज करते हैं। आजकल ये ड्रोन्स का भी यूज करते हैं, प्लेन्स को भी हाईजैक करके कहीं भी उड़ा देते हैं। तो ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आ जाता है जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म में गिना जाता है। अब इसी को फॉलो करते हुए 20th सेंचुरी में बहुत ही प्रोमिनेंट टेररिस्ट ग्रुप्स भी निकल के आते हैं, जैसे कि रेड आर्मी फैक्शन, जापानीज रेड आर्मी, द रेड ब्रिगेड्स, द पोर्टोरिकन एफएलएन, जो कि रिलेटेड होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। फॉर एग्जांपल लिट्टे जो होता है, ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलाम, एलटीटीई, और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, शाइनिंग पाथ। तो ये सब ऐसे कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि 20th सेंचुरी के लेटर हाफ में मोस्ट प्रोमिनेंट हुए हैं। जो रेड आर्मी फैक्शन है उसे बैडर मेनहॉफ ग्रुप भी कहा जाता है। ये एक वेस्ट जर्मन ग्रुप है जो कि लेफ्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है और इसको 1970 में फाउंड किया जाता है। जापानीज रेड आर्मी एक कम्युनिस्ट मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 1971 में खोजी जाती है, जिसका गोल होता है कि जापानीज गवर्नमेंट का ओवरथ्रो करके अपनी मोनार्की को भी थ्रो करना है, ओवरथ्रो करके अपना जो वर्ल्ड का रेवोल्यूशन है उसको एक स्टार्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस ऑफ नेशनल लिबरेशन एफएएलएन। ये एक पोर्टोरिकन अंडरग्राउंड पैरामिलिट्री मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है कि यूएस से पोर्टो रिको को यहाँ पर लिबरेट करना थ्रू आर्म स्ट्रगल, ठीक है, हथियारों का यूज करके यूएस को पोर्टो रिको से भगा देना। उसके बाद है शाइनिंग पाथ जो कि एक पेरुवियन यानी पेरू में इसका फाउंडिंग हुआ है, एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माओइज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहती है, और इसमें गुरिल्ला टैक्टिक्स का भी यूज़ किया जाता है और वायलेंट टेररिज्म को भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है। 1970 में ये फाउंड की जाती है। इट्स लीडर एमिल गुज़मैन जो कि ये बिलीव करते हैं कि माओ जेडोंग के ही ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनसे कि जो पेरू के रूरल पुअर लोग हैं या इंडिजिनस पॉपुलेशन है उसका कुछ उद्धार हो सकता है। अब हम आते हैं यूएस ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। सितंबर 11 2001 19 टेररिस्ट हाईजैक कर लेते हैं यूएस की 4 फ्लाइट्स को। उनमें से 2 फ्लाइट्स जो होती हैं वो यूएस के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स के 2 ट्विन टावर्स पर यहाँ पर भिड़ा देती हैं। एक जाती है न्यूयॉर्क में और एक जाती है वॉशिंगटन डीसी में। दूसरी चौथी जो फ्लाइट होती है वो पेंसिल्वेनिया के एक खेत में जाकर गिर जाती है। इन सभी अटैक्स को यूएस के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट अटैक्स माना जाता है कि जिसमें लगभग लगभग 3,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अलकायदा लेड अटैक्स को देखते हुए जो उस समय के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया अब टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक साथ आने वाली है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये कहते हैं। अटैक से कुछ दिन बाद जो बुश हैं वो ये कहते हैं कि एवरी नेशन इन दी एवरी रीजन नाउ
हैज अ डिसीजन टू मेक। जो भी देश किसी भी रीजन में रहता हो, किसी भी रीजन में उसकी बसावट हो, उसे एक डिसीजन बनाना है और वो एक नेशनल एड्रेस भी यहाँ पर देते हैं। उसके बाद कुछ ऑपरेशन भी चलाए जाते हैं, जैसे कि ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम, जहाँ पर जो यूएस और उसके अलाइज होते हैं वो अफगानिस्तान पर बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं ऑन 7 ऑफ अक्टूबर 2001। एक ग्राउंड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है 19 अक्टूबर को, ठीक है, कंधार के कुछ स्पेशल फोर्सेस के साथ और कुछ अदर नेशंस जैसे कि ब्रिटेन, टर्की, जर्मनी, इटली और द नीदरलैंड्स, फ्रांस, पोलैंड, ये सारे मिलकर एक मिलिट्री कैंपेन भी लाते हैं कि जो अफगानिस्तान है वहां से इस तालिबान के रजीम को हटाया जाए और अलकायदा के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो भी अफगानिस्तान में फैला हुआ है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। मई 2011 में यूएस की स्पेशल फोर्सेस एक सेफ हाइडआउट में एबोटाबाद, पाकिस्तान में अलकायदा के सुप्रीमो ओसामा बिन लादेन को मार देती हैं और ऑफिशियली जो यूएस होता है वो ये कहता है कि हमने ऑफिशियली इस वॉर को एंड कर दिया है पाकिस्तान में ऑन 20th ऑफ दिसंबर 2014। और जो प्रेसिडेंट ओबामा होते हैं वो ये कहते हैं कि इसको एंश्योर करने के लिए कि तालिबान कभी भी वापस नहीं आएगा, वो 10,800 ट्रूप्स वो अपने अफगानिस्तान में छोड़ के रखते हैं, जो कि 2021 में ही सारे वापस जा चुके हैं। यूएस और उसके कोलिजन्स इराक में भी इन्वेजन करती हैं 19th ऑफ मार्च 2003 में, जब उन्हें पता लगता है कि जो इराकी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन है वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एक पोजीशन को यहाँ पर लेके बैठे हुए हैं। अप्रैल के एंड में यूएस एक डिक्लेयर्ड विक्ट्री, मतलब जो जीत होती है वो भी डिक्लेयर कर देता है इराक में, जब सद्दाम हुसैन है उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है और उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है 30 दिसंबर 2006 में। पर जो क्रिटिक्स होते हैं ग्रेट वॉर ऑफ टेररिज्म के, वो ये कहते हैं कि यूएस ने अभी तक इस मिशन में कुछ भी अचीव नहीं किया है, ये सिर्फ दिखावट का एक मिशन रह गया है। कुछ ये भी लोग कहते हैं कि JWOT से मतलब ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म से ह्यूमन राइट्स का भी यहाँ पर वायलेशन हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, बहुत सारे लोग डिटेन हुए हैं, सालों साल बीत गए, उनका ट्रायल नहीं हो रहा है, टॉर्चर उन्हें किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सभी को यहाँ पर क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो ये होता है हमारा यूएस का ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म। थैंक यू सो मच।